नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट का 12वां अध्याय, उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उपलब्धियों का मूल्यांकन क्या है। उपलब्धियों का मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। इसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, किंतु ग्रेड पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु बेहतर होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की रिपोर्ट तैयार करते समय समग्र ज्ञान में प्रत्यक्ष ग्रेडिंग के 5 बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है। इन ग्रेडों में अंकों का वितरण निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, ग्रेड परिणाम और अंक। A+ है तो सर्वोत्कृष्ट है, मतलब सबसे अच्छा है, 90 से 100 के बीच में। A है तो उत्कृष्ट है, एक्सीलेंट है, 75 से 89 के बीच में, 75 से 89 के बीच में। B है तो बहुत अच्छा है, 56 से 74 के बीच में। C है तो अच्छा है, गुड है, 35 से 55 के बीच में। और D है तो औसत है, एवरेज है, 35 से बिलो। बच्चे के ग्रेड उपलब्धि कार्ड में दर्शाया जाना चाहिए कि जो प्रतिशत उपरोक्त श्रेणी में व्यवहार के सूचक के अनुसार प्रतिशतता पर आधारित हो। इसके अलावा शैक्षिक और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों और बच्चे की उपलब्धियों के स्तर के संबंध में कुछ टिप्पणियां दर्ज की जा सकती हैं। ये टिप्पणियां शिक्षण के क्षेत्र में प्रयास करने के लिए माता पिता और बच्चे के लिए सहायक होती हैं। अगला पॉइंट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत निदान, उपचार, प्रोत्साहन और सराहना इत्यादि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके लिए प्रधानाचार्य, अध्यापक और माता पिता को अभिमुखी और ठोस प्रयास करने होंगे, जिससे बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। संलग्न रेटिंग मान में विभिन्न ग्रेडों के रूप में विद्यार्थी को उचित रूप से रखने में अध्यापक को मदद मिलती है। अगला, उपलब्धियों का परीक्षण। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति की उपलब्धियों को मापने की प्रक्रिया को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। इसका प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षा जगत में, व्यवसाय जगत में तथा तकनीकी क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि परीक्षण 2 तरह से होता है। नंबर 1, शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। यह परीक्षण शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों में समझ को बिल्कुल विकसित करने हेतु समय समय पर आकार अवधि की समाप्ति पर अध्याय के समाप्त होने पर किया जा सकता है। यह परीक्षण छात्रों को व्यक्तिगत विकास तथा उनको अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। सामान्य भाषा में उपलब्धि परीक्षण को
मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। इसका विकास कक्षा स्तर पर कौशल तथा ज्ञानार्जन को मापने हेतु किया गया है। सामान्यतः योजनाबद्ध निर्देश यथा प्रशिक्षण या कला निर्देश द्वारा किया जाता है। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी की शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देता है। सैंडलर के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्रायः इससे अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और मूल्यांकन प्रायः इससे अधिक कुछ नहीं होता मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापक की तरह उसी समय किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्रायः इससे अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापक की तुलना में अधिक कुछ नहीं होता मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अपार धन संपत्ति उठाकर लाना पड़ता है। अध्यापक की तरह उसी समय किया जाता है। इस तरह से रचनात्मक मूल्यांकन में कार्य, अनुभव, कला, शिक्षा और व्यवसाय तथा शारीरिक शिक्षा एवं क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का निर्माण 5-6 बिंदु वाले पैमाने जैसे ग्रेड ए, बी, सी आदि पर किया जाता है, जिसका वितरण रिपोर्ट कार्ड पर निर्धारित होता है या की जाती है। इस तरह से विवरण रिपोर्ट को कार्य की पिछली ओर दिया जाता है। यहाँ पर ख़त्म होता है विवरण रिपोर्ट कार्ड की पिछली ओर दिया जाता है। तो रिपोर्ट कार्ड किस तरह से उस पर विवरण दिए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जो यहाँ पर है ये देखिए, ये उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण में रचनात्मक मूल्यांकन ग्रेडिंग पैमाना किस तरह से होता है वो देखेंगे। जैसे आपके सामने है ये देखो 91 से 100 A, 81 से 90 A1, A2, 71 से 80 B1, 61 से 70 B2, 51 से 60 C1, 41 से 50 C2, 33 से 40 D, 21 से 32 E1 और 0 से 20 तक के E2 होता है। इस तरह से ग्रेडिंग होती है। अगला पॉइंट है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन का कार्यान्वयन। रचनात्मक मूल्यांकन
का कार्यान्वयन जो है शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य, अभिप्राय अथवा परिणाम और इन्हें प्राप्त करने की कसौटियों को पूरा करने में सहयोग देता है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच गंभीर बातचीत जो निरंतर बनती रहती है उसे और परिपक्वता आ जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रभावशाली फीडबैक समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में समर्थ बनाता है। रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों का स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होना निर्धारित करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का कार्यान्वयन अध्यापकों द्वारा अपनी अध्यापन की पद्धति में संशोधन करके शिक्षा प्राप्ति की निर्धारण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना निर्धारित करता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग पाठ्यक्रम में अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति को आंकड़े के लिए किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यालय का यह दायित्व है कि वह विद्यार्थियों को उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने में सहायता देने के लिए शैक्षिक वर्ष शुरू होने के समय से विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति करने की कठिनाइयों का निदान करें और उन्हें समय के उपयुक्त अंतरालों पर माता पिता के ध्यान में लाएं। अगला पॉइंट, विद्यालय को विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के उपयुक्त उपयोग की सिफारिश भी देनी चाहिए। इसी प्रकार विशेष रूप से प्रतिभाशाली बच्चों की अतिरिक्त कार्य देकर प्रतिभा को और बढ़ाने वाली सामग्री देकर परामर्श देकर उन्हें और अधिक योग्य बनाया जाना चाहिए। कमजोर और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बच्चों की सहायता के लिए उन्हें परामर्श देने के लिए कक्षा की समय सारणी में उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला पॉइंट, अध्यापक के लिए यह भी जरूरी है कि वह अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं वाले विद्यार्थियों से निपटने की कार्यनीतियों का उपयोग करे। यह उचित होगा कि शैक्षिक कार्य वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की और उनके माता पिता को विद्यार्थियों की उपलब्धियों के स्तर की जानकारी दी जाए ताकि विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए उनके सहयोग से उपयुक्त समय पर औपचारिक कदम उठाए जा सकें। अगला पॉइंट, संपूर्ण मूल्यांकन के अंतर्गत संपूर्ण मूल्यांकन के अंत में बच्चे की सकारात्मक और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में कक्षा के अध्यापक की वर्णनात्मक अभिव्यक्तियाँ होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष नकारात्मक मूल्यांकन को टाला जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने में समर्थ बनाने के लिए अध्यापकों को अपने अध्यापन के दौरान मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। अध्यापकों को चाहिए कि वे रचनात्मक मूल्यांकन की अवधि में निर्धारण के कम से कम 3 विभिन्न साधनों का उपयोग करें। जहाँ तक रचनात्मक मूल्यांकन का संबंध है, यह प्रस्ताव है कि विद्यालयों को अपने मूल्यांकन स्वयं करने चाहिए। विद्यालयों को अपने आप
अपने आप को केवल कागज़ पेंसिल वाली परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मूल्यांकन लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं का होना चाहिए। इसमें परियोजनाएं, क्रियाकलाप, प्रश्नोत्तरियाँ, निर्दिष्ट कार्य, कक्षा कार्य पर घर का कार्य भी शामिल होना चाहिए। हो सकता है परीक्षा से विद्यार्थियों के मन में भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए और इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उन्हें औपचारिक तरीके से किया जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन की योजना इस तरह से होती है। देखिए कैसे होती है। रचनात्मक निर्धारण पर संकेंद्रण, फोकस, विद्यार्थियों के शिक्षा प्राप्ति के परिणामों और निर्धारण की अपेक्षाओं को बांटना, स्पष्ट रूप से निर्धारण कसौटियों का उपयोग करना, उदाहरणों और आदर्शों का उपयोग करें, विशिष्ट फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दें जिससे यह सहायता मिलेगी। विद्यार्थी स्व निर्धारण करें, विद्यार्थी अपनी प्रगति का विवरण रखें, अध्यापक विद्यार्थी की प्रगति का वर्णन रखें। दोनों के पास वह विवरण होना चाहिए। बच्चे के पास रहेगा जिससे बच्चा जानेगा कि हमारी उपलब्धि कितनी है, और अध्यापक के पास रहेगा, अध्यापक को यह ध्यान रहेगा किस बच्चे में क्या कमियां हैं, किस का जगह फोकस करना है, कहाँ पर कार्य करना है। इसलिए दोनों के पास होना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए विशिष्ट सिफारिशें क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंट, विद्यार्थी अपना सत्र अप्रैल में शुरू करते हैं और CBSE ने रचनात्मक मूल्यांकन के लिए यह सिफारिश की है कि यह नए सत्र के प्रारंभ में अप्रैल से शुरू हो। अगला, CBSE द्वारा की गई सिफारिशों में विभिन्न विषयों के बारे में कुछ महीनेवार सुझाव दिए गए हैं। यह सलाह दी गई है कि प्रत्येक अवधि में विद्यालय रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कागज़ पेंसिल परीक्षा का उपयोग एक से अधिक बार न करें। इस तरह से यह सुझाव दिया गया है कि ये विज्ञान के मामले में वर्ष में 4 रचनात्मक मूल्यांकन में से कम से कम एक मूल्यांकन प्रयोग के रूप में हो। गणित में 4 मूल्यांकन में से मूल्यांकन गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का मूल्यांकन होना चाहिए। समाज विज्ञान में 4 में से कम एक मूल्यांकन परियोजनाओं पर आधारित होना चाहिए। ये भाषाओं में 4 मूल्यांकन में से कम एक मूल्यांकन श्रवण, बोध अथवा वार्तालाप के रूप में करने के कौशल का मूल्यांकन होना चाहिए। अगला पॉइंट, उपरोक्त मार्गदर्शनों का प्रयोजन यह है कि मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का उपयोग किया जाए ताकि लिखित परीक्षाओं पर ध्यान के संकेंद्रण को कम किया जा सके। रचनात्मक मूल्यांकन ग्रेड केवल एक निर्धारण के लिए नहीं हो सकता। यह किसी सारी अवधि में किए गए कार्य का औसत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ग्रेड जो प्रयोगों को दर्शाता है, एक खास अवधि में किए गए प्रयोगों 3-4 का औसत होना चाहिए। ये प्रश्नों का निर्माण, बच्चों के ज्ञान, सोच, छवि और भावनाओं का पता लगाने का सबसे उत्कृष्ट तरीका क्या है। शिक्षार्थियों का मूल्यांकन उससे प्रश्न पूछकर और उसके सामने
समस्याएं रख कर किया जा सकता है। दिए गए उत्तरों के संबंध में प्रश्न बनाने की क्षमता भी शिक्षण का उचित परीक्षण है। सकारात्मक मूल्यांकन करने के रूप में अध्यापक शिक्षण के दौरान उसके शिक्षण की जानकारी या बच्चे के सामने आने वाली कठिनाइयों को बच्चे से पूछ कर सकता है। बच्चा उनके बारे में क्या सोचता है। अगला पॉइंट, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिकों ने अच्छे प्रश्नों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, उद्देश्यों पर आधारित। दूसरा, अनुदेशन। तीसरा, विषय क्षेत्र। चौथा, विषय वस्तु। पांचवा, प्रश्न का रूप। छठवां, भाषा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्यों पर आधारित। प्रश्न पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए और इन्हें इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि इससे उद्देश्यों का प्रभावी परीक्षण हो सके। अनुदेशन, इसके माध्यम से उसके विशेष कार्य सौंपा जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए समुचित निर्देशात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और वाक्य के संरचना की स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए। विषय क्षेत्र, इसमें उत्तर की सीमा और क्षेत्र उत्तर की लंबाई का उल्लेख किया जाना चाहिए कि जो अनुमानित समय और इसके लिए तय अंकों के अनुसार हो। विषय वस्तु, प्रश्न इसमें विषय वस्तु प्रश्न उसी विषय क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए जिसके संबंध में परीक्षण किया जाना है। प्रश्नों का रूप, इसका रूप उस उद्देश्य और विषय वस्तु पर निर्भर करता है जिसकी परीक्षा ली जानी है। कतिपय योग्यताओं की परीक्षा देने के लिए कई तरीके बेहतर होते हैं। भाषा, अच्छा प्रश्न स्पष्ट, संक्षिप्त और सुविधा रहित भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। इसकी भाषा विद्यार्थी की पहुंच में होना चाहिए। सातवां पॉइंट, कठिनाई का स्तर। प्रश्न उस स्तर से उस विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए जिससे यह प्रश्न पूछा जाना है। प्रश्न की कठिनाइयाँ परीक्षा की क्षमता, परीक्षण के विषय क्षेत्र और उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करती है। आठवां पॉइंट, शक्ति का अंतरण। अच्छे प्रश्न में मेधावी विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला पॉइंट, नवा, उत्तर की सीमा का क्षेत्र पुनः निर्धारित करना। प्रश्न की भाषा इतनी सटीक और संक्षिप्त होनी चाहिए कि उसमें संभावित उत्तर की सीमा या परिभाषा स्पष्ट हो सके। 10वां पॉइंट, मूल्य बिंदु। पूरे प्रश्न के लिए और उसके उपभागों के लिए मूल्य बिंदु या अंकों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पूरक प्रकार के प्रश्न। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।